नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में अपने रिजर्व आईडी पर मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव रात 10 बजे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल जैसे ही मैंने अपना क्लास लेना आरंभ किया, ठीक उसी समय मेरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी को हैक कर लिया गया और मेरा प्रसारण तुरंत फेसबुक ने लॉक कर दिया और अभी भी लॉक की प्रक्रिया जारी है और उसके खुलने में कुछ समय लगेगा। तो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को अपना एक विकल्प बना के रखना चाहिए। तो आज मेरी ये आईडी आप सब के लिए काम आ गई। हमारे सारे पुराने साथी हमारे इस आईडी पर लगभग जुड़े हुए हैं और कुछ साथी जो नहीं जुड़े हैं वो अब से सुबह तक निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और मैं इस क्लास को अपने विभिन्न ग्रुपों में शेयर भी करूंगा। हालांकि ये आईडी केवल चिकित्सकों के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक नाम से आईडी मैंने बना दिया था और इसमें भी आज लगभग 1500 के आसपास हमारे साथी इसमें जुड़ चुके हैं और मैं प्रयास करूंगा कि इसमें से जो चिकित्सक वर्ग से संबंध नहीं रखते हैं, मैं उन साथियों को या जिनकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभिरुचि नहीं है, मैं उन साथियों को इसमें से डिलीट करूंगा ताकि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वाले या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनाने वाले साथियों के लिए स्थान इसमें मिल सके। आज दिन में एक न्यूज़ चैनल ने मेरा 2 इंटरव्यू लिया था और 2 इंटरव्यू के अलग अलग विषय थे। एक चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया था माइग्रेन पर और दूसरे चैनल ने हमारा लिया था डिस्मेनोरिया पर। हम आज जब अपने क्लास नंबर 198 में आपसे बात कर रहे हैं, केवल अपने 2 क्लास पीछे हैं दोहरे शतक से। हालांकि कल मैंने क्लास नंबर 198 लिया था, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण वो लोड नहीं हो सका और वो डिलीट हो गया। इस नाते मैं आज इसको क्लास नंबर 198 की ही संज्ञा दे रहा हूँ। तो दोपहर में मैंने जो 2 क्लास लिए थे, मैं उसी में से एक क्लास, यानी जो 2 मैंने इंटरव्यू दिए थे, मैं उसी में से एक इंटरव्यू को आपको रिव्यू कर रहा हूं, जिससे आपका भी लाभ हो। चूँकि अभी उस चैनल पर प्रसारण उसका जब तक नहीं होगा तब तक उसका लिंक नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ माइग्रेन से संबंधित हमारे कई साथियों की डिमांड भी आई थी और डिस्मेनोरिया पर भी कई साथियों की डिमांड आई थी। तो इस कारण से मैंने ये दोनों विषय उस इंटरव्यू में चुने थे और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। लिंक भी बहुत अच्छा था, नेट की समस्या भी नहीं थी और पूरा प्रसारण जो 45 मिनट का इंटरव्यू रहा वो बहुत अच्छा रहा। इस बीच हमारे कई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ग्रुपों में बाढ़ सी आ गई है व्हाट्सएप पर और कई ग्रुपों ने मुझे जोड़ भी दिया है और तमाम उसमें सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन मैंने अपने आप को बदल रखा है, न तो मैं किसी के सवाल का जवाब दूंगा और न मैं किसी से कोई सवाल करूंगा। मेरा अपना काम है, मैं आपको रात 10 बजे आपके बीच रहूंगा, मेरा जितना भी समय रहेगा, और शेष समय मैं अपनी पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को लिखने में लगा रहा हूं। इस बीच हमारे इस रिजर्व आईडी पर दिनेश चंद्र गंगवार जी हैं, सुनील सोनी जी हैं, अजय कुमार जी हैं, गुरदेश सिंह जी हैं, अमृत लाल जी हैं, छोटे लाल धनकर जी हैं, समीर पात जी हैं, समीर खान, राजेश कंवर, आरपी सैनी जी हैं, हृदय प्रताप सिंह चंदेल जी हैं, मिस्टर उदय भान मलिक जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, एपी सिंह बिसेन जी हैं, सुनील सोनी जी हैं, दिनेश चंद गंगवार जी हैं। आप सबका इस रिजर्व आईडी पर स्वागत है, अभिनंदन है। मिस्टर वैद्य बलजीत सिंह जी नमस्कार। आप मेरे नियमित श्रोता हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मेरे हर क्लास को लाइक करते हैं और पूरे प्रसारण को सुनते हैं। नीलम श्रीवास्तव, नरोत्तम सिंह जी, हिरेंद्र प्रताप सिंह जी नमस्कार कर रहे हैं। डॉक्टर देवव्रत चार भी आ चुके हैं, राजेश केसरी जी भी आ चुके हैं, मिस्टर सुभाष आवटे जी भी आ चुके हैं लाइन पर, संजय राठी जी नमस्कार। चलिए इस रिजर्व आईडी पर आप सबके नाम मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है।
प्रदीप मिस्टर पुष्पा सिंह उड़ीसा से, इनको बहुत देर बाद ये आईडी मैंने सेंड की थी लेकिन ये जुड़ गई हैं। और संजय राठी जी नमस्कार। तो माइग्रेन, जिसे हम अधकपारी या आधा शीशी सिर दर्द कहते हैं। जगदीश चौहान जी गुड इवनिंग सर। एच मेडिकल D1 D2 D3 को एल्कोहल में बनाए जा सकता है? जी हाँ, मैंने आपसे कहा है ना कि अगर आपको ग्लोबुल्स में रोगी को देना है, गोलियों में दवा बनानी है, तो आप RS का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लिक्विड में दवा देनी है तो फिर आप डिस्टिल वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही RS या डिस्टिल वाटर का कोई प्रश्न नहीं है, आप रोगी को जिस तरीके से संतुष्ट करना चाहें। हरीश चंद्र कुशवाहा जी, CNS की तरह L2 L3 के नाम क्यों नहीं रखा गया? ये सवाल आपने कई बार किया है हरीश चंद्र कुशवाहा जी, और चलिए मैं इसका जवाब दे दूं फिर अपना काम करूं। देखिए, L2 मैटी जी के समय की कंपाउंड मेडिसिन है, उनके अनुयायियों ने बनाया। L3 बाद में बनाई गई, चूंकि उसमें L1 दोनों में कॉमन रहा, S2 और S1 का एक कॉम्बिनेशन का अंतर रहा, तो L2 और L3 ये L ग्रुप की मेडिसिन में इसको रखा गया, चूँकि L1 दोनों में थी। और कंपाउंड मेडिसिन पहले लोग इसी तरह बनाते थे, जिस मेडिसिन की प्रमुखता ज़्यादा होती थी या जिसका काम ज़्यादा होता, तो L1 और A3 चूँकि कॉमन हो चुकी थी, तो इस नाते उसका नाम L2 और L3 कर दिया था। CNS की तरह L2 और L3 का नाम क्यों नहीं रखा गया? दरअसल CNS मेरे द्वारा दिया गया नाम है, CNS की खोज मैंने की है, CNS कंपाउंड मेरा है, तो मैंने उसको अपने तरीके से नाम दिया। और L2 और L3 ये पहले की कंपाउंड मेडिसिन है, परमानेंट मेडिसिन है, जो सभी मैट्रिया मेडिका में और सभी लेखकों ने इसको लिखा है। CNS तो केवल डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की ही किताब में हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसके दर्शन होंगे, अन्य किसी किताब में या अन्य किसी राइटर ने अभी तक इसकी चर्चा नहीं की है, और ना ही मुझे लगता है कि कोई चर्चा इसकी करना चाहेगा। चूँकि आज मैं एक ऑडियो सुन रहा था यूट्यूब पर, जिसमें डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी और अशोक सिंह जी विक्रमगंज से उनकी वार्ता चल रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 10 तरह के लोग सिद्धांतों का पालन करते हैं और सभी तरह की दवाएं लोग यूज करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 80% मेडिसिन बनाने वाले रॉ मटेरियल विक्रमगंज से ही मंगाते हैं, और शेष 20% लोग होम्योपैथी के मदर टिंचर से औषधियाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तैयार करते हैं। तो मैं उनके इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, ये उनकी अपनी बात है, मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ पॉजिटिव निगेटिव टेम्परामेंट डाइल्यूशन के चक्कर से दूर केवल और केवल एंजाइम्स के सिद्धांत पे कार्य करती हैं, और इसी कारण एंजाइम्स के सिद्धांत को आधार बनाते हुए मैंने CNS का एक कॉम्बिनेशन बनाया। और CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट रेस्ट देने वाली कंप्लीट रेमेडी है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा प्रयोग के बाद, बहुत ज़्यादा उसके अपेक्षित परिणाम पाने के बाद फिर उसके नाम को ओपन किया, और अब मैंने आप लोगों को खुले दिल से बताया, और आप सब ने उसका स्वागत किया, और मैंने अपनी पुस्तक में उसकी जिक्र भी किया। और L2 L3 तो एक पुरानी मेडिसिन है, उसके नाम को CNS की तरह रखा जाना या क्यों नहीं रखा गया, इसका जवाब तो पुराने लेखक या पुराने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दे सकते हैं। फिलहाल मैंने अपनी मेडिसिन की बात कर सकता हूँ। मोहम्मद जमील कह रहे हैं सर, नोटिफिकेशन से आपका लाइव सेशन ओपन नहीं हो रहा है। दरअसल नोटिफिकेशन में आपके पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की आईडी की नोटिफिकेशन है, और आज मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की आईडी पर अपने पुराने रिजर्व आईडी से आपसे बात कर रहा हूँ, इस नाते नोटिफिकेशन आपको क्लियर नहीं होगा। रविंद्र यादव जी नमस्कार कर रहे हैं। समीर पात्रा जी आप भी आ चुके हैं लाइन पर, नमस्कार। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं, सवाल और किसी का हो तो मैं उसको देख लूँ, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ लूँ। दो सवाल आपके महत्वपूर्ण थे और मैंने दोनों सवालों पर चर्चा कर लिया, बाकी सभी के नमस्कार ही हैं, और आप सब ने आज इस सेशन पर मेरा स्वागत किया है, तो मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। माइग्रेन या अधकपारी या आधा शीशी, वास्तव में ये एक पेक्यूलियर टाइप्स ऑफ हेडेक है। विज्ञान की भाषा में या मेडिकल की भाषा में
दिस इज ए पेक्यूलियर या इट इज ए पेक्यूलियर टाइप्स ऑफ हेडक, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी उम्र में और किसी भी उम्र तक इसके होने की संभावना है। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ युवा लोगों में या बुजुर्ग लोगों में, विशेष करके महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन रिकॉर्ड ये बताते हैं कि बच्चों में भी माइग्रेन या अधकपारी या आधा शीशी दर्द पाया जाता है। बच्चे जब रोते रहते हैं, छोटे बच्चे 2 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे जो सर दर्द की परिभाषा नहीं जानते, सर दर्द की डिफिनीशन नहीं जानते, सर दर्द को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से, उनकी गतिविधियों से, उनके लगातार रोते रहने से, लगातार उनके अनबन रहने से, लगातार उनके एक सुस्तीपन बने रहने से, या हमेशा बच्चे के लेटे रहने का मन होता हो, बच्चा उदास रहता हो, बच्चा अपनी बात को कह ना पाता हो और रोने की और उसके अंदर खुशी की झलक न दिखाई पड़ती हो, बच्चा खुशी मन से खेलता ना हो, तो आप ये समझ लें कि इसको माइग्रेन की शिकायत है और माइग्रेन से संबंधित उसकी औषधियों को दिया जाना चाहिए। माइग्रेन का रोगी, जैसा कि कहा गया है कि सुबह सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक इसका दर्द सर का बना रहता है। सुबह से इसका दर्द धीरे धीरे शुरू होता है और दोपहर तक इसका दर्द चढ़ता है और लगभग 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक फिर धीरे धीरे अपने आप डाउन होता है और अंधेरा होते ही रोगी को बहुत राहत मिलती है। यानी सबसे बड़ा जो लक्षण है माइग्रेन का वो ये है कि रोगी को अंधेरापन बहुत पसंद आता है, रोगी को झल्लाहट होती है, रोगी के सर पे लगता है कोई हथौड़ा मार रहा है, टपकन जैसा दर्द होता है, जी मिचलाता है, उल्टियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 80% लोगों में तो जी मतलाना शुरू हो जाता है और लगभग 50 से 54% लोगों में ये देखा गया कि उनको उल्टियां होने शुरू हो जाती हैं। अब इसका कारण क्या है? माइग्रेन का एक सीधा सा कारण है कि जब हमारे इस सर्वाइकल वर्टेब्रल से ऊपर, चूँकि हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है वो हमारे गर्दन से लेकर के हमारे कमर की हड्डी तक है और सर्वाइकल में हमारी 7 हड्डियाँ होती हैं। ये गर्दन की 7 हड्डियाँ मिलकर के सर्वाइकल रीजन का निर्माण करती हैं। इस रीजन में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, उन तंत्रिकाओं पर अगर कोई दाब है या उन तंत्रिकाओं पर कोई प्रेशर है और उसके साथ आसपास जुड़ी हुई आर्टरीज और वेन्स पर अगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा प्रेशर में जा रहा है, अर्थात हाई बीपी है पेशेंट का, तो सर के ऊपरी भाग में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ तरीके से जा कर के आपस में उलझ के रह जाता है, अर्थात अचानक या एकाएक हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाना, ये माइग्रेन का कारण बनता है। माइग्रेन के रोगी आमतौर से हिस्टीरिया के पेशेंट, एपिलेप्सी के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, ये सारे के सारे रोगी माइग्रेन के रोगी माने जाते हैं। माइग्रेन का रोगी अगर आप उसका गंभीरता से परीक्षण करें तो 80% रोगी ऐसे होते हैं जिनको मिस्टर छोटेलाल दिनकर जी भी हैं और आरिफ मोहम्मद जी भी राजस्थान से आ चुके हैं लाइन पर। 80% रोगी ऐसे होते हैं, नरेंद्र पटेल जी नमस्कार, जो अत्यधिक चिंतन करते हैं, क्रोध करते हैं, बात बात पे उनका गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसे रोगी या ऐसे व्यक्ति या इस नेचर के व्यक्ति माइग्रेन के शिकार होते हैं। अधिक लंबे लोग, बहुत ज़्यादा झल्लाहट होती है, उनकी लंबाई बढ़ जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस के नाते उनकी लंबाई अधिक होती है, वो भी माइग्रेन के शिकार होते हैं। ये सब अनुभव से बहुत से रोगी आप जब मिलेंगे, आपको तरह तरह की वैरायटी मिलेगी, माइग्रेन के रोगियों की तमाम तरह के लक्षण मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे। जुखाम का बार बार होना, मानसिक दबाव, चिंता, हिस्टीरिया के पेशेंट, और विशेष करके महिलाओं में उस समय जब मीनोपाज हो रहा हो, अर्थात उनका पीरियड बंद होने के कगार में हो, 45 साल से 50 साल के बीच में, तो उस समय जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उससे ब्लड प्रेशर या धमनियों में ब्लड का संचार तेज होना, नर्वस सिस्टम पर, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व पर या सर्वाइकल रीजन की सारी तंत्रिकाओं में, टिश्यू फ्लूइड में अतिरिक्त प्रेशर पड़ना, सोडियम आयन का संचरण धीरे धीरे कम होना, ये तमाम काज बनते हैं जब मीनोपाज होता है, अर्थात जब पीरियड महिलाओं के बंद होते हैं। और दूसरा दर्द तब होता है जब
20 से 25 साल की अवस्था में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन करना महिलाओं के लिए, शादी के बाद नई शादी के बाद नए माहौल में जा कर के वहाँ के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट ना करना और बात बात में उसको चिंता होना, बात बात में मनन करना या अन्य तमाम तरह की व्यक्तिगत परेशानियों को मन ही मन चिंतन में झेलते रहना, ये तमाम ऐसे कारण होते हैं जो माइग्रेन के शिकार होते हैं। माइग्रेन के रोगी को हमेशा खुशी माहौल में, अच्छे माहौल में लोगों के बीच हंसते बोलते बातचीत करते रहना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। भोजन ऐसा हो जो जल्दी पच जाए, उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा एक नियमित दायरे में हो। कॉन्स्टिपेशन होने से उसके गैस की प्रॉब्लम बनेगी। गैस जा कर के हमारी तंत्रिकाओं में, हमारे ब्लड आर्टरीज और वेन्स पर प्रेशर डालेगी। तो इस नाते हमको कॉन्स्टिपेशन से भी बचना होगा। मिस्टर हीरेन प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, माइग्रेन में सर वोमिटिंग का मन भी होता है। मैंने बताया तो, मितली आना और वोमिटिंग करना, उल्टी होना, ये मैंने बताया ना आपको कि माइग्रेन के पेशेंट के ये सब लक्षण हैं। देवव्रत चार कह रहे हैं, एनी रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेन एंड ब्रेन स्ट्रोक। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक और माइग्रेन में रिलेशनशिप डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन बन जाता है। जब आपका माइग्रेन लगातार बना रहेगा और लगातार आप अपने दर्द से परेशान रहेंगे, ब्रेन के पास ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा, हाइपरटेंशन में आप बने रहेंगे, चिंता आपकी बनी रहेगी, आप सोचते समझते ज़्यादा रहेंगे, अपने मन के मनोभावों को बाहर व्यक्त नहीं कर पाएंगे, किसी से बता नहीं पाएंगे, उलझन आपको ज़्यादा होगी, तो स्वाभाविक है फिर वो ब्रेन स्ट्रोक की तरफ उसका इशारा हो जाएगा। इस नाते हम इसको इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं, माइग्रेन इज द प्राइमरी स्टेज which indicate to the brain stroke, but it is not directly connected. विश्व की लगभग 10% महिलाओं को, 10% लोगों को माइग्रेन होता है और उनमें से 7% महिलाओं को ये रोग ज़्यादा प्रभावी देखा गया है। माइग्रेन के रोगी को आंखों के सामने अंधेरा छाना, आंखों के सामने पीलापन या लालपन की झलक आना, आंखों का भारी होना, सर के आगे लगता है कि बिल्कुल सर फट जाएगा, पेट का फूलना, गैस का गुड़गुड़ाना, गैस बनना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सेरेब्रल डिसफंक्शन का होना माइग्रेन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में माइग्रेन के रोगी को हम दवाइयाँ कैसे चूज करें। चूँकि ये पूरा का पूरा सिस्टम मिस्टर अरुण कुमार शाह जी, डॉक्टर विनोद कुशवाहा जी, तरणी प्रसाद जी और मिस्टर हीरेन प्रताप जी ही हैं। आप सब, सुरेश पांडे जी प्रणाम, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। आप छपरा से बहुत अच्छी क्लिनिक का आपने मॉडल हमारे पास भेजा था और मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी अपनी उस क्लिनिक को आरंभ करें और मैं वहां आकर के एक कप चाय आपके साथ पीऊं। और मेरा पूरा प्रोग्राम है कि जिस दिन आप अपनी क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे, मैं छपरा आने का पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा। पिनाकी गराई जी, साइनस भी माइग्रेन पेन का कारण है क्या? देखिए, साइनस का काज, चूँकि साइनस होने से हमारे नाक से ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन की, लंग्स की ओर कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा देर बनने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ये ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकिंग तो करता है, लेकिन साइनस को माइग्रेन से डायरेक्ट जोड़ना ये मेरी समझ में फ़िलहाल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि साइनस की प्रॉब्लम से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से ब्रेन पर प्रेशर जरूर पड़ता है। प्रदीप सोनी जी भी आ चुके हैं। डॉक्टर ब्रिज किशोर शर्मा जी नमस्कार। महावीर प्रसाद जी कह रहे हैं, सर आप 5 ml D3 445 ml डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं सर, हम 1.5 ml D3 100 ml डिस्टिल वाटर में मिला सकते हैं क्या? अब आप ये मान लें कि 100 ml आपका 100 × 4 = 400 और फिर हम उसको 450 लेते हैं तो 50 ml और हो जाता है।
तो आप 5 ml को 1.3 ml अगर आप मापते हैं तो आपका माप सही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये पूछने की बात नहीं, इतना तो गुणा भाग आप सब कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 100 ml ही बनाना चाहते हैं तो 1.3 ml बना सकते हैं। हमारे कुछ साथियों ने सवाल किया था कि जो हिसार से वो दवाइयाँ मंगाते हैं उसमें उस हिसार में 7 ml की बात करते हैं। दरअसल 100 ml में जो वो सीसी देते हैं उनके 100 ml में दवा का जो परसेंटेज है वो रेशियो थोड़ा सा डाउन करते हैं। इस नाते जब उनकी दवा को आप 450 ml मिलाते हैं तो उसमें 5 to 7 ml या 5 to 8 ml भी आप दवा मिला सकते हैं। एसिडिटी के कारण भी होता है माइग्रेन, ये मिस्टर रविंद्र यादव जी पूछ रहे हैं। देखिए, एसिडिटी का संबंध सर दर्द से तो है लेकिन माइग्रेन से नहीं है। एसिडिटी होने पे खट्टी डकारें आना, गैस का बनना, प्रेशर अधिक पड़ना, सर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये तमाम लक्षण एसिडिटी के हैं। लेकिन माइग्रेन का संबंध सीधा एसिडिटी से नहीं बनाया जा सकता। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की। चूंकि ये सीधा संबंध इसका ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट से है, तो सेरेब्रल पार्ट्स के लिए आपको पता है कि हमारे पास C1 एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। हालांकि ये महिलाओं की औषधि है, यूटेरस की औषधि मानी गई है, लेकिन ये प्यूटरेटिक ग्लैंड पर भी अपना सबसे अच्छा प्रभाव दर्शाती है। इस कारण 100 ml में कितने ड्रॉप लेते हैं? अब 100 ml में अगर आप ड्रॉप लेंगे तो 15 ड्रॉप ले लीजिए। तो हम जो पहला फार्मूला बनाते हैं माइग्रेन में वो होता है C1H5 F1 और WE। फिर से नोट कर लें, C1H5 F1 और WE। इसके 30-30 ड्रॉप 30 ml डिस्टिल वाटर में मिलाने के बाद रोगी से कहिए इसको 30-30 ड्रॉप 1 कप गुनगुने पानी में ले करके वो दिन में 4 से 5 बार पिए, जैसी उसकी रोग की गंभीरता हो। दूसरी दवा हम इसके साथ मिलाते हैं CNS+P4 और इसको हम 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम सिर्फ 3 बार लिमिट में कर देते हैं। अब हमने इन दवाओं का चयन क्यों किया, आप इस पर भी चर्चा चाहते हैं। CNS तो आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना है आपको, और P4 हमने पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत किया है जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन को हम ले सकें। हमारा रक्त अधिक से अधिक ऑक्सीजन को खींच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन परिवर्तित होता रहे, जिससे एनर्जी लेवल हमारा ब्लड सर्कुलेशन के साथ काम आए और ब्लड हमारा प्रॉपर वे में बहता रहे। साथ ही ऑक्सीजन की अत्यधिक सप्लाई हमारी ब्लड टिश्यूज़ को यानी ब्लड सेल्स को या कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है, उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसकी कोशिकाओं को। तो हम P4 जब देते हैं तो वो जा कर के ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाता है और उससे रोगी को बड़ा आराम मिलता है। ब्लड प्रेशर तुरंत डाउन होता है जब हम CNS+P4 देते हैं। तो ये 2 फार्मूले आपको बनाने हैं और दोनों फार्मूले से आपको माइग्रेन के रोगी को लाभ तो 1 महीने में ही उसको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन माइग्रेन के रोगी को आप 6 महीने तक लगातार दवा देंगे। इसका ध्यान रखिएगा। रोगी को कहिएगा कि 6 महीने तक हम आपको दवा खिलाएंगे। शुरुआती दौर में आप डोज जैसा मैंने आपको 30 और 20 ड्रॉप्स बताया है, 1 महीने बाद यही डोज आप आधा कर दीजिए, 15 और 10 ड्रॉप्स कर दीजिए और फिर लगातार उसको कंटिन्यू 3 महीने तक रखिए। फिर डोज थोड़ा सा कम कर दीजिए, फिर वो लगातार 2 महीने तक करिए। इस तरीके से 3 इंटरवल में या 3 इंटरवल में इन दवाओं को आप बांट सकते हैं। तो हमारे इस नए आईडी पर आप सब ने आज मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और आप सब अल्प समय में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारे इस आईडी को ज्वाइन किया। जब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी हमारी नहीं खुलती है तब तक मैं आपसे इसी आईडी पर मिलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अब यही आईडी हमारी चलती रहे। चूँकि इसमें हमारे साथी कम जुड़े हुए हैं और चिकित्सक साथी ही ज़्यादा हैं, तो इस आईडी पर हम इस क्लास को लेते रहेंगे। क्लास नंबर 198 से अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। चलते चलाते हमारे नए साथी जो इस आईडी पर जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कीमत 1650 रुपये। आप हमारे फ़ोनपे नंबर 9450563748 पर भेज करके अपना एड्रेस और पिन कोड नंबर हमें सेंड करेंगे तो मैं आपके घर बैठे आपकी पुस्तक आपके घर पर पहुंचा दूंगा। और
प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो लिखी जा रही है, जिसमें आप सबकी एडवांस बुकिंग जारी है, उसको भी हमारे इसी फ़ोन पे नंबर पर आप भेज के अपना नाम और पता भेज दें और आपको कोड नंबर दे दिया जाएगा। उस कोड नंबर को आप कहीं नोट कर लें। जब पुस्तक आपको नवंबर या दिसंबर में यहाँ से पोस्ट की जाएगी तो मैं उस कोड नंबर को आपसे पूछूंगा। राय साहब, बहुत देर बाद आप आए हैं लाइन पर। चलिए, शुभ रात्रि आप कह रहे हैं। जमील जी हैं, अम्मानी जी और मिस्टर हीरेंद्र प्रसाद जी। सोरोसिस पर आप पूछ रहे हैं। सोरोसिस पर मैं क्लास ले चुका हूं, लेकिन फिर भी चलिए मैं बात करूंगा, मेरा समय रहेगा तो बात इस पर भी हो जाएगी। आरपी सैनी कह रहे हैं, कृपया बताएं यदि एक से अधिक फार्मूले देते हैं तो उनके बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आरपी सैनी जी आपने किया, लेकिन बहुत दिन बाद किया। जब हम 2 या 3 फार्मूले बनाते हैं तो कभी कभी हमको ये लगता है कि हमको इन फार्मूलों को एक साथ मिला के देना चाहिए। आज मैं सुन रहा था अशोक सिंह जी की विक्रमगंज की वार्ता डॉक्टर अनूप बर्नवाल से, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे बिहार में 5-6 ऐसे चिकित्सक हैं जो केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही सारे रोगों का इलाज करते हैं, वो अन्य औषधियों का चयन नहीं करते। और मैं उनका उल्टा, मैं तो ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग ही बंद कर दिया जाए, केवल अन्य औषधियों से रोगी की सेवा की जाए। अब वो इलेक्ट्रिसिटी से ही कैसे सेवा करते हैं, ये मुझे उनके साथ वार्ता करके समझना होगा। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेती हैं तो एग्रावेशन भी देती होंगी, और 5 इलेक्ट्रिसिटी से वो सभी रोगों का इलाज करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर या तो अन्य चिकित्सा पद्धतियों का वो सहारा ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को केवल साइड में रख करके इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोहोमोपैथी से जोड़ करके देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा अशोक सिंह जी से भी इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि आज चिकित्सक का हमको फ़ोन नंबर दें और मैं उनसे वार्ता करूं कि केवल इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोहोमोपैथी में चिकित्सा कार्य कैसे संभव है, जबकि हम लोग इस पर प्रयोग ये कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कम से कम किया जाए, बाकी अन्य साइड मेडिसिन का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। तो अब चलते चलाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्लास नंबर 198 आज संपन्न हुआ। कल क्लास नंबर 199 और परसों यानी शुक्रवार को आपका 200 क्लास मैं पूरा करने की स्थिति में हूँ। इलाहाबाद प्रयागराज जाने से पहले मैं अपने अधिकतम क्लास लेकर के वहाँ जाऊँगा। भले वहाँ पे 200 क्लास का उत्सव डॉक्टर प्रमोद शुक्ला के संयोजन से मनाया जाएगा और ये निःशुल्क ऑनलाइन क्लास आपका चल रहा है और आप सब ने, पूरे देश ने इसको लाइक किया है। पूरे देश से आपकी डिमांड आई थी और इस क्लास को लगातार आज भी हमारे कई साथियों ने लिखा है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रहें, चाहे आपकी आईडी हैक हो जाए या जैसा भी रहे, आप लगातार इस क्लास को जारी रखें। तो मैं आप सबकी भावनाओं का कदर करते हुए, देखिए एस के पांडे जी बहुत देर बाद आए हैं, प्रणाम तो आपने किया है, मगर मैं ये पूछना चाहूँगा कि रात जब मैं क्लास के समापन की ओर हूँ तब आप आए हैं। डॉक्टर एस के पांडे जी को आप सब लोग बधाई दें, इनके लड़के की शादी है 21 तारीख को, और हालांकि इन्होंने मुझे भी नहीं उस शादी में बुलाया है, बाराती के रूप में मुझे भी आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं इनके और इनके आने वाली बहू के लिए। और 23 तारीख को प्रयागराज में मेरी इनसे मुलाकात होगी। तो आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।